आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब डेमोक्रेसी यहाँ से पढ़ते हैं, देखा जाए कि जो वो डेमोक्रेसी है हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, डेमोस एंड क्रिटियस। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रिटियस मीन्स पावर, और क्रिटियस मीन्स ओपिनियन भी होता है। ठीक है, इट मीन्स दैट द पीपल ओपिनियंस आर पावर ऑफ पीपल, जहाँ पे लोगों की पावर हो। ठीक है, अब एक मतलब कि जो इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है, लेकिन आप एक डेफिनेशन कर लें। अकॉर्डिंग टू इब्राहिम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों से बनाई गई है और लोगों के लिए है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो जो टर्म डेमोक्रेसी की है वो इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी स्टेट और पॉलिटिक्स हैं। ठीक है, इट हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशंस, ये एक बहुत पुरानी रिवायत है। ठीक है, इट ओरिजिन्स हैज़ बीन ट्रेस्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटियस, दैट इज पावर ऑफ पीपल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड डेमो एंड क्रेटियस, जिनका मतलब है पावर ऑफ पीपल। डेमोस ओरिजिनली रेफर टू द कॉमन पीपल विद लिटल्स आर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। डेमोस ओरिजिनली रेफर किया गया है कॉमन पीपल्स के लिए, कहाँ? जहाँ उनकी नो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं थी, उन लोगों के लिए इसे रेफर किया जाता है। दीज पीपल्स वर नॉट सोल्व स्लेव्स, ये लोग गुलाम तो नहीं थे, बट पर्टिकुलरली इलिटरेट सिटीजन्स। लेकिन ये कौन लोग थे? गुलाम तो नहीं थे, लेकिन ये कौन थे? अनपढ़ सिटीजन्स, अनपढ़ शहरी। ठीक है, उनके लिए जो वो डेमोक्रेसी को रेफर किया जाता है। दे वर अनएबल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, वो इस काबिल नहीं होते कि वो पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, ऑफ द स्टेट, देयरफॉर दे बिगिन टू परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इन देयर ऑन वे। इसलिए उनके लिए प्रिसाइज किया गया कि वो पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट अपने वे से दिखाएं, जिस तरह से वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इवोल्यूशन में आप इतना लिख लेंगे तो जाहिर है अच्छा खासा पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है, और रिप्रेजेंटेटिव फिर क्या करते हैं वहाँ पे अपने स्टेट या अपनी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, या स्टेट असेंबली में। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जब आप सामने सामने एक दूसरे को चुन लो। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लें कि आप कॉलेज में हैं और आपको कॉलेज का एक प्रेसिडेंट चुनना है, तो जाहिर है वहाँ पे सब लोग तो मौजूद होंगे ना, तो वो सामने से हाथ खड़े करके बता सकते हैं हाँ मैंने इसे चुन लिया, मैंने इसे चुन लिया। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है सिर्फ कहाँ? बहुत छोटी कंट्रीज में, जैसे कि श्रीलंका। श्रीलंका को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, मदर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे ना छोटा सा उनकी कंट्री है और वहाँ पे लोग सामने सामने आते हैं और सामने सामने इलेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम इस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आती है हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी की टाइप्स। ठीक है, रिफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव लॉज हो गया, रिकॉल्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, कंपलसरी हो गया, पब्लिसाइड हो गया, पब्लिक ओपिनियंस। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। आप ना इसका एक प्लांट जैसा बना लीजिए, उस पर लिख दीजिए कि एक साइड डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक साइड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की शाखें। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है? आता है रेफरेंडम आता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, रेफरेंडम आता है, इनिशिएटिव्स आते हैं, रिकॉल आता है, पब्लिसाइड आता है। ये चार लिख लो। ठीक है, अब ओपिनियन, ऑप्शनल और कंपलसरी, ये रेफरेंडम की टाइप्स हैं। जब रेफरेंडम लिख लिया तो सामने एक वो बना लो कि अच्छा ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जब आप देख नहीं रहे होते और आपके वो आपका जो अपना लीडर चुनने का तरीका होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में हम अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन लें तो हम क्या करते हैं? हम वोट देके रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हमें जब रिप्रेजेंटेटिव अपना चुनना होता है तो हम हमारे पास क्या आते हैं? हम वोट देके, हमने डायरेक्ट जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को तो नहीं देखा है, हमने डायरेक्ट जाके सारी स्टेट असेंबली को तो नहीं देखा है ना, सब स्टेट असेंबली के मेंबर्स को तो नहीं देखा है ना, तो उनका जस्ट हमारे पास एक सिंबल आता है जिसपे हम वोट पोल करते हैं कि अच्छा हमारी तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये हो। वो है डेमोक्रेसी। अब आई बात समझ में?
जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर विल, नो पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। द असेंबली एट वन प्लेस एंड फॉर्मुलेट लॉज इन द मीटिंग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। असेंबली एक जगह होती है, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मुलेट लॉज होते हैं। वॉज एग्जिस्टेड इन द स्मॉल सिटी स्टेट, और ये कहाँ एग्जिस्ट होता है? स्मॉल सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस। इट वॉज ऑल्सो सीन्स इन द विजी, ये कहाँ पे देखा गया था? विजी में, ठीक है। संगला ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, संघा में किसके? बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान। इन इंडिया इट कैन सक्सेसफुल फंक्शंस ओनली इन लेस पॉपुलेटेड स्टेट। मैंने आपसे कहा ना कि इसको ये सक्सेसफुल फंक्शन कहाँ कर सकती है? छोटे पॉपुलेटेड स्टेट में, जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज द होमलैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब मैंने आपको कहा था कि स्विट्जरलैंड जो है मदर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसी तरह स्विट्जरलैंड इज द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। स्विट्जरलैंड होम है किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पे छोटी सी पॉपुलेशन। नो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रीवेल्स ओनली फॉर कैंटन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, कैंटन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। जब हम कैंटन्स की बात करते हैं तो कैंटन्स मीन स्टेट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड मैन फीचर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। वो क्या क्या है? रिफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फौरन उसी पे वीडियो बनाऊंगी कि डेमोक्रेसी के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं रिफरेंडम। रिफरेंडम्स मीन्स सीकिंग पब्लिक ओपिनियंस और एनी लॉ और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। रिफरेंडम पता है क्या होता है? जब कोई लॉ पास कर दिया जाए ना और उस पे प्रेसिडेंट असाइन ना करे, ठीक है, आप प्रेसिडेंट के असेंट ना ले सको, उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करे, कोई बात मेजॉरिटी में पास ना हो, तो फिर से जब वो डॉक्यूमेंट वापस आता है ना और पब्लिक की राय पूछी जाती है किसी भी लॉ बनाने में या अमेंडमेंट करने में, दैट इज कॉल्ड रिफरेंडम। अब रिफरेंडम 2 टाइप्स का होता है, कंपलसरी रिफरेंडम एंड ऑप्शनल रिफरेंडम। कंपलसरी रिफरेंडम क्या होता है? इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स एंड द स्टेट गिव देयर कंसेंट्स amend the constitutions, the federal assembly has to amend the constitutions. Referendum become compulsory, thus it is an known as compulsory referendum। जब हम कंपलसरी रेफरेंडम की बात करते हैं ना तो कंपलसरी रेफरेंडम कौन सा रेफरेंडम है? देखो, इन्होंने कहा कि जब मेजॉरिटी यानी कि 1/3 पॉपुलेशन या 1/3 मेंबर लोकसभा के या राज्यसभा के इस बात पे एग्री हो जाएं कि ये लॉ या ये अमेंडमेंट लाने। अमेंडमेंट क्या होता है कि आप लोग जानते हैं? अमेंडमेंट मीन्स तब्दीली। जब आप किसी चीज़ में तब्दीली लाओ, ठीक है, उसे बदलो, लॉ कोई नया कानून बनाओ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करो, तो उसके लिए अगर 1/3 पॉपुलेशन है ना आपके पास, 1/3 लोग एग्री हैं, ठीक है, और फिर मेजॉरिटी उसी को सपोर्ट करे कि अच्छा ये लॉ बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंपलसरी रिफरेंडम। फिर मतलब कि फिर वो रिफरेंडम लागू करना ही पड़ता है। अब ऑप्शनल रिफरेंडम करें, द डिमांड फॉर रिफरेंडम कैन बी पुट फॉरवर्ड्स बाय 30,000 citizens or 8 cantons for the okay for the territories with a durations of 15 years or for an unlimited periods. It will be enforceable only after the majority or the cantons and the peoples have given their कंसल्ट। होता क्या है ना, जो सिर्फ मैंने आपको बताया कि कंपलसरी रेफरेंडम वो तो पास हो जाता है कोई भी लॉ, अच्छा भाई इसमें मेजोरिटी है, ठीक है, वो हो गया पास। अब आता है हमारे पास ऑप्शनल रेफरेंडम। इसमें क्या होता है? या तो उस देश के 30,000 लोग क्या करें, मान जाएं इस बात को कि अच्छा ये लॉ पास करना है, या फिर 8 कैंटन यानी कि 8 स्टेट मान जाएं कि अच्छा ये लॉ पास करना है, तो फिर वो लॉ पास हो जाता है या वो अमेंडमेंट हो जाती है। लेकिन कितने टाइम के लिए? 15 ईयर्स के लिए। और अगर चाहें तो फिर उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब उस पर एक मेजोरिटी होगी, जब उस पर मेजोरिटी लोगों की बात होगी कि अब सबसे पहले रेफरेंडम तो समझ में आया ना। रेफरेंडम मैंने क्या कहा कि जब कोई लॉ पास ना हो रहा हो तो फिर वो बात लोगों के पास आए, ठीक है, और फिर लोग चाहें कि ये बात हो, दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम। ओके, अब इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव
Initiative is another system of direct democracy. 50,000 Swiss citizens can send an applications to the Federal Assembly for the amendment of the constitutions. Initiative क्या है कि जो 50,000 लोग ये शहरी किसको एप्लीकेशन भेजें फेडरल असेंबली को कि वो अमेंडमेंट लाएं कॉन्स्टिट्यूशन में. इफ़ द फेडरल असेंबली एक्सेप्ट द रेजोल्यूशन, अगर फेडरल असेंबली एक्सेप्ट कर ले उस लेटर को या उस असेंबल को, इट एट वंस स्टार्ट टेकिंग स्टेप टू कन्वर्ट इनटू ए बिल. तो वो पहला स्टेप क्या लेंगे कि उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बिल में. ठीक है, और वो बिल पास होगा. इफ़ द फेडरल असेंबली रिजेक्ट इट द प्रपोजल सेंड फॉर द रिफरेंडम, अगर फेडरल असेंबली उसे रिजेक्ट कर दे, जो प्रपोजल है वो किसके पास जाएगा, रिफरेंडम यानी लोगों के पास जाएगा, फिर लोगों की राय पूछी जाएगी. इफ़ द सिटीजन्स एक्सेप्ट इट, अगर शहरी उसे मान लें, it become the duty of the federal assembly to give it the form of a bill and again send it for the approvals of the people and the state. If the proposal bill is accepted by the majority of the people and the state is to be considered as amendment of the constitution. अब इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव होता है कि जब 50,000 लोग मिलकर एक लेटर भेजें किसको, फेडरल असेंबली को, कि ये अमेंडमेंट हमें चाहिए. मे भी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व दिक्कत कर रहे हैं या फिर करंटली हमारी नीड है. और अगर फेडरल असेंबली को वो अगर तो वो सही हुआ तो फेडरल असेंबली डायरेक्ट उससे क्या कर देगी, एक्सेप्ट. और अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर वो लोगों के पास भेजा जाएगा. अगर लोग उसे मान लेंगे तो फिर फेडरल असेंबली को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आप इससे मिसाल ले लें अपने घर पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है और आपकी बाबा नहीं मान रहे, तो आप अपनी अम्मी को एज अ क्या फेडरल असेंबली बना के अपने बाबा के पास भेज सकते हो कि अम्मी बाबा मान जाए. और अगर बाबा फिर से ना माने तो फिर शहरियों के पास बात आती है, यानी कि आपके पास. और अगर आपकी फिर भी मेजॉरिटी हो तो फिर वो बिल पास हो ही जाता है. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं पब्लिसिटी की. द वर्ड पब्लिसिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड which has its own origin into two words, publis and sictum. Publis means people and sictum means decrease. People decrease is another words means people opinion. पब्लिसाइड होता है क्या कि जब लोगों की ओपिनियन मानी जाए, लोगों की राय सुनी जाए, लोग क्या चाहते हैं वो सुना जाए. इट्स यूज टू टेक द पब्लिक ओपिनियंस ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड इट इज़ नॉट मीन्स फॉर लॉस. ठीक है, ये लॉज के लिए नहीं है, ये कानून के लिए नहीं है, ये सिर्फ पब्लिकली क्वेश्चंस के लिए. जब हम किसी से पूछते हैं ना कि आपकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय है, दैट इज कॉल्ड पब्लिसाइड्स. ठीक है, अब रिकॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. द सिटीजन्स हैव द राइट टू रिकॉल देयर रिप्रेजेंटेटिव इफ दे परफॉर्म देयर ओन ड्यूटीज the proper manner. It reflects the importance of power of the popular sovereignty. ठीक है, अब रिकॉल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग उसे बुलाते हैं, भाई आ जा, तेरा ये काम है. अगर वो अपनी प्रॉपर तरीके से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो उसे बुला कर उसकी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं. अब डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के? इट इज़ बेस्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी. ये पॉपुलर सॉवरेंटी बेस्ड है. इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मेजॉरिटी डिस्पोटिज्म. ठीक है, सॉरी, ये इसके एडवांटेजेस हैं. ये पॉपुलर सॉवरेंटी पे है, ये इसका एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज है इसका मेजॉरिटी डिस्पोटिज्म. ठीक है, और तीसरा एडवांटेज है इसका कि इसमें बगावत नहीं होती. इट हैज़ लेस चांस ऑफ रिवोल्ट्स. लेजिस्लेचर बिकम द मोर रिस्पॉन्सिबल. इसमें लेजिस्लेचर बहुत एक रिस्पॉन्सिबल है. इट फंक्शन सक्सेसफुली इन स्मॉल स्टेट. ये छोटी स्टेट में सक्सेसफुली फंक्शन कर सकती है. इट प्रूव्स टू बी द बेस्ट ड्राइव टू रिसॉल्व a deadlock between two houses of legislative. ये प्रूव करता है बेस्ट डिवाइस टू रिमूव डेडलॉक बिटवीन. अच्छा, जो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है ना कि पहले लोकसभा जाओ, राज्यसभा जाओ, फिर बिल पास होगा, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है राज्यसभा, लोकसभा, फिर बिल पास. और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता. अब हम बात करते हैं आगे किसकी, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट इज़ अनसूटेबल फॉर लार्ज स्टेट के लिए ये अनसूटेबल है. इट इज़ एन एक्सपेंसिव सिस्टम. इसका एक्सपेंसिव सिस्टम है. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग. वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है रॉन्ग जजमेंट्स की. इट में इनकरेज द सेल्फिश ग्रुप ऑफ टू फुलफिल देयर मोटिव्स. ये इनकरेज करता है सेल्फिश ग्रुप को कि वो फुलफिल करे अपने मोटिव्स. इट हैज़ नो पर्टिकुलर यूटिलिटी.
उसमें कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इस डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, किसके, डिलीगेट द पावर एंड डिलिब्रेशंस द डिसीजंस मेकिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉवरेन lies in the hands of the peoples, and indirect democracy government run by the behalf of the peoples। indirect democracy किसके behalf पे चलती है, इस पे लोगों के बिहाफ पे। जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों की सुनी जाती है, लोगों की राय मानी जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब लोग मेहनत करें, एग्ज़ाम अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक आप सबको।